आपका 1206 से 1526 तक का इतिहास हो गया है। अब इधर जब चल रहा था 1526 तक में, मतलब लोदी जब आ गया था तो एक व्यक्ति का जन्म हुआ मध्य एशिया में, और जो 11 साल की उम्र में ही फरगना का शासक बनता है, ठीक है, कम उम्र में ही। जब इधर में सल्तनत काल चल ही रहा था तो मध्य एशिया में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है बाबर, ठीक है। और बाबर जो व्यक्ति है वह 2 खानदानों से जुड़ा हुआ है। हम कितना बारी कहानी बताए हैं, वो नहीं कर रहे, जैसे कि माता के तरफ से चंगेज खान का खानदान में से था कि पिता की तरफ से? तैमूर लंग 1498 में दिल्ली को लूटा था, तो तैमूर लंग तो, लेकिन ये लोग चंगेज खां का वंशज कहलाना पसंद नहीं करता था। क्या पसंद नहीं करता था? चंगेज खां का, क्योंकि उसका हिस्ट्री इसको पसंद नहीं था। हाँ, चंगेज खां का जो हिस्ट्री है वो बहुत खतरनाक था, और उज्बेक के साथ जो उसका अपना रिलेशन था, उज्बेक जो बदमाश थे सब उस समय के, तो वो भी इतिहास इसको परेशान करता था। तो बेसिकली याद करना है कि यह शुरू से ही एक मेधावी था, मध्य एशिया में जन्म हुआ। इतिहास में तैमूर लंग और चंगेज खां के कंबाइंड खानदान का ये है बाबर। और 1526 में यह कौन सी लड़ाई लड़ता है? पानीपत। तो पानीपत का जो वो प्रथम युद्ध होता है वही भारत में मुग़ल सल्तनत का शुरुआत है, यानी मुग़ल साम्राज्य का पहला वही है। यह मात्र 4 साल रहता है। कितना दिन तक? बाबर मात्र 4 साल, लेकिन 4 साल में 4 युद्ध करता है। पहले पानीपत का युद्ध, उसके बाद 26 में चंदेरी का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में भी घाघरा, या 28 से 29 में भी घाघरा का युद्ध, और एक और युद्ध करता है 30 में ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो खानवा, घाघरा और पानीपत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक चंदेरी का युद्ध है। तो 26, 27, 28, 29 लगातार युद्ध ही है इसका। और 30 में यह खोखरों के द्वारा मार दिया जाता है, अफगान कहलाते थे, उनसे चाकू घोंप के इसको मार दिया गया। तो उतने शानदार का ये होता है। फिर ये जो लिखता है किताब, उस किताब का नाम क्या है? बाबरनामा। लिखा है किसमें? तुर्की में। बाबरनामा का पूछता है कि फारसी में अनुवाद कौन किया था? बाबरनामा लिखा बाबर ने, किस भाषा में लिखा? तुर्की में लिखा, तुर्की में। फारसी में अनुवाद किया इसका अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। देखिए, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, और माता का नाम, पितृपक्ष से तैमूर का वंशज था ये, मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था। पितृपक्ष का 5वां वंशज था ये, यानी तैमूर लंग का 5वां वंशज, और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 14वां वंशज कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था ये। कहीं कहीं 7वां भी लिखता है, इसको ऐसे पूछेगा नहीं, कल जान लीजिए। 5वां और 7वां कहीं कहीं आता है, और कहीं लिखा हुआ है 5वां और 14वां। यानी कि पिता जो है तुर्क थे, मंगोल तुर्क थे ना, पिता तुर्क थे और माता मंगोल, कि पिता मंगोल थे, सॉरी, तैमूर लंग हुआ तो पिता मंगोल हुए ना, पिता मंगोल हुए और माता तुर्क। माँ का नाम लिखिए, कुतलुग निगार खान, कुतलुग निगार खानम। माँ का नाम कुतलुग निगार खानम। बाबर ने जिस वंश की नींव डाली उस वंश का नाम था चगताई वंश। बाबर ने जिस वंश की नींव डाली उस वंश का नाम था चगताई वंश। चगताई, हाँ, चगताई। तो बाबर पितृपक्ष से किसका था? तैमूर।
पिता त, पिता में त, तैमूर में त, ऐसे जोड़ लीजिएगा तो याद रहेगा, बार बार यह उधर हो जाता है। ठीक है, पिता में तैमूर है और माता में चंगेज। ठीक है, यानी कि तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रण था इनके खून में। तुर्क प्लस मंगोल बराबर बाबर, लिख दीजिए, तुर्क प्लस मंगोल बराबर बाबर। ऐसे ही संकर प्रजाति है, उन्नत नस्ल का हो जाएगा। किस वंश की नींव डाली बाबर ने? अमृता, चगताई वंश की। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में बाबर कहाँ का शासक बना था पिता के मृत्यु के बाद? इसके पिता की अल्पायु, फरगना का शासक। बाबर बना फरगना का शासक कब? 11 वर्ष की उम्र में, और वो समय था 1494, 1494 में फरगना का शासक। 1494 में फरगना का शासक। अब ये बताइए, बाबर की मृत्यु 1530 में होती है, तो बाबर कितने साल की उम्र में मर गया? ये मेंटल एबिलिटी का सवाल नहीं है, या है? 36 हुआ, गड़बड़ा रहे हो तो जो 94 में 11 साल का था वो। 94 में 11 साल प्लस 6 साल नहीं हो जाएगा? 47 साल हो जाएगा, नहीं 48 के। जब मध्य एशिया में एक मजबूत जनजाति थी, इसका नाम था उज्बेक। मध्य एशिया में जो उज्बेक थे, उज्बेकों से इसको काफ़ी लड़ाई रहती थी। उज्बेक से बार बार हारा था, इसके मतलब पिताजी भी हारे और ये भी हारा। वहीं पर एक अगल बगल में राज था जिसका नाम था सफवी राजवंश। लिखिए सफवी, तो एक लिखिए उज्बेक, ये सब ध्यान से पढ़िएगा। उज्बेक पहला, दूसरा है सफवी, और तीसरा है उस्मानी। ये सब जो है हराते थे किसको? बाबर एंड उसके पिताजी को हराते थे। तो इन तीनों के डर से उसको एक अलग जगह तलाश करनी थी। यानी यदि सवाल पूछे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो उसके पास क्या था कि मध्य एशिया में उज्बेकों से, सफवियों से और उस्मानियों से बार बार पराजय से हुआ, और उसके पूर्वज परेशान हो गए थे, इसलिए उन्हें नई ज़मीन की तलाश थी। और नई ज़मीन की तलाश में वो कहाँ पहुँचे? मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर से होते हुए। देखिए 1504 में बाबर ने काबुल पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। अब पूछेगा कि उज्बेक में कौन इसको हराता था, तो उस राजा का नाम था सैबानी खान। सैबानी खान से यह बार बार हारता था। 1504 में काबुल पे कब्जा किया, मतलब उधर से अपना मोह भंग कर लिया और काबुल पे कब्जा किया। ठीक है, काबुल पे कब्जा करने के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की, जो सवाल कई बार पूछा है, पादशाह। तो पूछेगा कि बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1504 में काबुल पे आक्रमण करने के बाद, कब्जा करने के बाद। बाबर को भारत आने का निमंत्रण 2 लोगों ने दिया था, इब्राहिम लोदी तो सबको पता है, और दूसरा है दौलत खां लोदी। बाबर को भारत आने का निमंत्रण या भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? भारत आने का निमंत्रण इब्राहिम लोदी नहीं, इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खां लोदी। इब्राहिम लोदी से तो लड़वे किया था। आलम खां मतलब चाचा ही भतीजा को बर्बाद कर दिया। लिखिए दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, 2 लोदी लिखिएगा। इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां, आलम खां और दौलत खां। दौलत खां कौन था? पंजाब का सूबेदार। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा, और दौलत खां पंजाब का सूबेदार। यानी कि इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान और पंजाब का सूबेदार दौलत खां, दोनों ने मिलकर इसको आने का आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, और इसने इब्राहिम लोदी पर हमला किया। बाबर ने पानीपत युद्ध के पहले भी भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। इसलिए यदि कई भारत का पहला आक्रमण था, मतलब बाबर का पहला आक्रमण था, तो नहीं, यह भारत में उसका 5वां आक्रमण था। पानीपत, प से पानीपत, प से 5वां।
पहला आक्रमण 1519 में बजौर पर, 1519 बजौर, 1519 में बजौर, ठीक है। उसी समय वो एक किला जीता था, उस किला का नाम था भेरा का किला। क्या था? भेरा का किला जीता था, ठीक है। बाकी भी नहीं कि सबका लिस्ट बना के लिखने लगे। और भेरा का किला जीता, भेरा का किला, ठीक है। बाकी सब बीच वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर 1526 वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1526 में भारत जो बाबर जो भारत में पानीपत का युद्ध लड़ा, उसमें उसके जीत का सबसे बड़ा कारण था तोप का प्रयोग। लिखिए, उस मतलब पूछे कि किन कारणों से जीत मिली, तो पहला लिखिएगा तोप खाना, उन्नत उसका तोप खाना। हाँ लिखिए, 1526 में बाबर की विजय के मुख्य 2 कारण, पहला है उसका तोप खाना और दूसरा है कुशल सेनापतित्व। कुशल सेनापतित्व। कई बार पूछता है कि बाबर ने पानीपत युद्ध में किस पद्धति का प्रयोग किया था। हाँ, तो लिखिए तुलगमा। तुलगमा बोलिए चाहे तुलगमा जो भी बोलिए, लिखा यही जाता है तुलगमा, ठीक है। कहीं तुगलमा लिख देता है और कहीं तुलगमा लिखता है, ठीक है। यह उस्मानी विधि थी, पहले उस्मानी लोग इसका प्रयोग करते थे। कौन उस्मानी? जिससे ये लड़ा है, यहाँ पर उस्मानी था ना, यही लोगों से पद्धति चुराया था। इसको उस्मानी विधि भी कहते हैं। क्या लिखते हैं? उस्मानी विधि। इसमें कुछ नहीं होता है, अभी वो कॉमन चीज़ है। तोप अभी वैसे रहता है, जैसे इधर एक गाड़ी रहेगा, ठीक है, इधर एक गाड़ी और एक गाड़ी इधर, अब बीच में रहेगा तोप। तो 2 गाड़ियों या 2 चक्कों के बीच में तोप रख के चलाने की प्रक्रिया को ही तुगलमा पद्धति कहते हैं। जैसे इधर एक गाड़ी है और इधर एक गाड़ी है और यहाँ पर एक्सल पर टिका के यहाँ पे मान लो ऐसे तोप है, ठीक है, तो ये हो गया तुगलमा। अब यहाँ से फायर करेगा तो 2 गाड़ी का यूज़ करके, आजकल तो वही तरीका ही चलता है। पहले वो नया होगा तो तुगलमा कहलाने लगा। तो उज्बेकों से, उस्मानियों से इसने ग्रहण किया था, यानी पहले उस मध्य एशिया में यह पद्धति प्रचलित थी, ठीक है। बाबर के तोपखाने का नेतृत्वकर्ता कौन था पानीपत के युद्ध में? बाबर के तोपखाने का नाम जो था, उसका हेडिंग मतलब हेड कौन था? तुम्हारा आज लगता है कुछ चक्र घूम गया है। लिखिए, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। संरक्षक नहीं, नेतृत्वकर्ता। नेतृत्व किया था तो ये तुर्की अधिकारी थे। दोनों कौन अधिकारी? तुर्की अधिकारी। एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम है मुस्तफ़ा खान। दोनों तुर्की थे। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कहाँ के निवासियों को एक चांदी का सिक्का दान में दिया था? एनी आइडिया? एक चांदी का सिक्का दान में दिया था काबुल के निवासियों को। उस काबुल के निवासियों को जिसको 1504 में बाबर ने जिस पर कब्जा कर लिया था, तो वहाँ के निवासियों को इसने एक चांदी का सिक्का दिया। कब? जब पानीपत का युद्ध 1526 में जीत लिया, उसी की खुशी में। और इसलिए इसको क्या कहा गया? इसकी उदारता के कारण ही इसको कलंदर कहा जाने लगा। तो बाबर का एक नाम आया कलंदर, एक नाम आया पादशाह। तो बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है अश्विन? तो उदारता के कारण, ठीक है। जिहाद का नारा देने वाला सम्राट, मुगल सम्राट कौन था? तो पहला सम्राट यही था, जिहाद। जिस जिहाद पर आज इतना जिहाद हो रहा है, उसकी शुरुआत किसने की थी? बाबर ने। जिहाद वर्ड इस्लाम की रक्षा के लिए। जिहाद मतलब क्या होता है? इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। जिहाद मतलब जिहाद
इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। जिहाद, ठीक है ना। बाबर ने, लिखिए, राणा सांगा के साथ 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध किया। 26 में तो यह युद्ध किया, 27 में कौन सा युद्ध किया? खानवा का युद्ध। इसमें राणा सांगा की ओर से, लिखिए, राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी और मेदिनी राय ने भाग लिया था। कलंदर, उसकी उदारता, उसकी दानशीलता के चलते उसका नाम दिया कलंदर। खानवा के युद्ध में विजय के बाद इसने एक और उपाधि धारण की, वह था गाजी। तो पादशाह इसको कहा जाता था। कब? 1504 में जब जीता तो पादशाह, फिर जब ये जीता तो कलंदर, और फिर हो गया गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ नहीं। गाजी का सिंपल अर्थ है जो काफिरों को मारता हो। काफिर मतलब हम लोग जो कुफ्र करते हैं। जो कुफ्र करता है वह काफिर होता है। काफिरों को जो ये करता है वह गाजी है, वह योद्धा है, ठीक है, वह धर्म का प्रचारक है। तो इसलिए गाजी शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। 28 में 29 जनवरी 1528 को चंदेरी पर अधिकार करने के लिए इसने क्या किया? मेदिनी राय पर हमला कर दिया। चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए इसने मेदिनी राय पर हमला किया, जो चंदेरी का शासक था। इसमें मेदिनी राय हार गया। तो 26 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध या मेदिनी राय का युद्ध, कुछ भी कह दे, ठीक है। चलिए 29 में बाबर ने घाघरा का युद्ध किया। बाबर जो ये मेदिनी राय वाला युद्ध हुआ था, इसमें इतना राजपूत लोग का सर काटा था कि उसके सर से मीनार बन गया था। सर के ऊपर सर सजा के, बहुत ही अच्छा शासक के रूप में। वो तो कोई टेक्निक होगा, मतलब कहने मतलब इतना ज़्यादा सर है कि उस सर से मीनार बना दिया था। और लोग कहते कि बहुत ही महान और शानदार शासक था, और दाएं बाएं करने फतवा जारी हो जाता था। लिखिए, बाबर ने 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध किया। ये आप लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में ज़्यादा यही पूछता है घाघरा का युद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को बाबर ने हराया था। पूछता है कि किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया था? तो इस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। और यह जो सेना थी अफगानी सेना थी। कौन सेना थी? अफगानी। यानी कौन? 1529 में बंगाल और बिहार के संयुक्त अफगानी सेना को किसने हराया था? तो बाबर ने। किस युद्ध में हराया था? घाघरा के युद्ध में। तो चारों युद्ध का नाम बताइए, टहलते हुए बताना है। 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का युद्ध। क्या बात है, 10 में 10। चलिए अगला देखिए। तो घाघरा का युद्ध हो गया। अब इसको यदि ऐसे रहता तो तबाही मचा देता। तो मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो वही पानी जहाँ कम था वहीं इसको डूब गया। देखिए 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। और वहीं पर इसको नूर अफगान बाग में दफना दिया गया। बाबर को कहाँ दफनाया गया? नूर अफगान बाग में दबा दिया गया, दफना दिया गया। नूर अफगान, अभी उसको आराम बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ बाबर आराम से सोया हुआ है उसको क्या कहते हैं? आराम बाग। और फिर क्या किया गया कि वहाँ से उसको निकाल लिया गया, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि हमको काबुल में दफनाया जाए। तो वहाँ से निकाल के इसको जाके फिर काबुल में दफनाया गया। कुछ लोग मानते हैं कि उसको चाकू से मार दिया, खोखर अफगान सब मारा था चाकू से। लेकिन एक आध जगह मिलता है कि इसको इब्राहिम लोदी की माँ ने विष दे दिया था, जहर दे दिया था।
तुम यही पढ़े हो, लेकिन ज़्यादा प्रचलित है वो चाकू वाला घटना। बाबर ने सुल्तान की परंपरा तोड़ के बादशाह शब्द लगाना शुरू किया। राजा के साथ क्या लगा? बादशाह। इसके पहले कितने थे? 1526 तक सभी सुल्तान थे। नहीं, यह बाबर को एक बाग का बड़ा शौक था। चार बाग पद्धति इसको बहुत पसंद थी। नहीं, चार बाग पद्धति बादशाह बनाया। बाबर बागों का शौकीन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा, हम लोग भले उसको कहते हैं तुजुक-ए बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी, उसी को बाबरनामा भी बाद में कहा गया, ठीक है ना। तुजुक-ए बाबरी में बहुत जानकारियाँ दी हैं। उसमें से भी कई बार सवाल पूछता है, ठीक है ना। उसमें तत्कालिक राजनीतिक दशा लिखिए, तत्कालिक राजनीतिक दशा, भारतीयों का जीवन स्तर, तत्कालिक राजनीतिक दशा, भारतीयों का जीवन स्तर लिखिए, पशु पक्षी फल फूल का विस्तृत वर्णन किया है। अब सवाल पूछता है कि बाबर ने जो 5 मुस्लिम शासकों का जिक्र किया, उनका नाम बताइए। इसमें से पूछ जाएगा कि इसमें से किस मुस्लिम शासक का जिक्र बाबर ने नहीं किया है तुजुक-ए बाबरी में या बाबरनामा में। बाबरनामा इज इक्वल टू तुजुक-ए बाबरी, हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? यह, हाँ, ठीक है। हाँ, और इंग्लिश में कौन किया? बहुत, इसीलिए तुमसे पूछे हैं। इंग्लिश ऑनर से बताओ। अर्शकिन ने किया था इंग्लिश में, वैसे हम कंफर्म कर लेंगे, हम अपनी मेमोरी के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। अर्शकिन। तुजुक-ए बाबरी बहुत अनुवादित होने वाले ग्रंथों में से एक है। बाबरनामा का बहुत ज़्यादा अनुवाद हुआ अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। हाँ, लिखिए, बाबरनामा में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासकों का जिक्र है। सबका लिस्ट लिख लीजिए। 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक। पहले 2 लिख लीजिए। 2 हिंदू शासक कौन? एक तो हम बता चुके हैं कई बार, बोलिए आप लोग। बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासकों का जिक्र है उस समय के, और 2 हिंदू शासकों का जिक्र है। वेरी गुड, ठीक है। यानी विजयनगर कि कृष्णदेव राय का जिक्र है, और एक कौन था दूसरा विजयनगर के साथ साथ? मेवाड़ का राणा संगा का जिक्र। तो मेवाड़ और विजयनगर का जिक्र किया है हिंदू में। मुस्लिम में लिखिए, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी। देखिए, बंगाल, मालवा, दिल्ली, मालवा, दिल्ली, गुजरात और बहमनी, इसके मुस्लिम शासक। गुजरात और बहमनी, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, ठीक है ना। इसके 5 मुस्लिम शासकों का जिक्र उसने किया है। राणा संगा यानी मेवाड़ और विजयनगर। उसने कृष्णदेव राय को अपने समकालीन सबसे शक्तिशाली राजा कहा था। यानी ये पूछ दे कि बाबर के हिसाब से उस समय का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा कौन था, तो कृष्णदेव राय। और लिखिए, बाबर की आत्मकथा का अनुवाद अर्शकिन और अब्दुल रहीम कारखाना ने फारसी में किया था। अर्शकिन ने भी फारसी में ही किया था। उसका इंग्लिश में अलग है। अर्शकिन जो है ना, अर्शकिन, सॉरी, ऐसे लिखिए, अर्शकिन, और अब्दुल रहीम कारखाना फारसी में, और बेबरिज ने इंग्लिश में किया था। बेबरिज ने इंग्लिश में किया था। वो भी बेबरिज महिला थी, मिसेज बेबरिज। श्रीमती बेबरिज। लिखिए, बाबर ने मुबैयान नाम की पद्य शैली का विकास किया था। मुबैयान नाम की पद्य शैली मतलब प्रोज, पोइट्री, सॉरी, तो पोइट्री शैली का विकास किया था मुबैयान नाम का। उसकी एक किताब और है जिसका नाम है रिसाले उसज।
क्या नाम है, ये सब सुने तब पहले आप लोग? रिसाल ए उसज, ये है। लेकिन इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं खत-ए बाबरी, खत-ए बाबरी। ये थोड़ा सुना हुआ लग रहा नहीं? तो ये बाबर की रचना है जिसको खत-ए बाबरी भी कहते हैं या रिसाल उल उसज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसाले उसज, रिसाले उसज। उसके वही चिट्ठियाँ जो लिखता था उसका कलेक्शन है। बाबर ने एक और काव्य का संग्रह करवाया था जिसका नाम था दीवान। बाबर ने दीवान नाम की एक किताब का संग्रह करवाया था। किसने कहा है बाबर की आत्मकथा के बारे में कि वास्तविक इतिहास का यह एशिया में अकेला ग्रंथ है। या कहीं कहीं था भी लिख देता है। ठीक, मतलब बाबरनामा के बारे में किसने कहा था कि वास्तविक इतिहास का एशिया में एकमात्र ग्रंथ है, अकेला ग्रंथ है, यानी यही एक और एक ग्रंथ है। यह कहा है एल्फिस्टन ने, यह कहा है एल्फिस्टन ने कहा है कि वास्तविक इतिहास का यह एकमात्र ग्रंथ है बाबरनामा के बारे में। सही मायने में बहुत बढ़िया ग्रंथ है बाबरनामा में। चूँकि बाबर जो है बहुत ही कलात्मक था, भले उसने मुस्लिम ये मतलब क्या किया था, राजपूतों के सर का मीनार बना दिया था, वो अलग मैटर है। लेकिन कहा जाए तो यह कोमल हृदय व्यक्ति था। फूल पत्तियों से इसको प्यार था, चार बाग की शैली से प्यार था, तमाम उस तरह की चीज़ों से। और किताब में भी जो लिखता है तो माइन्यूट बातें लिखता है, कौन राजा अच्छा था कौन खराब था, मतलब इस तरह का विश्लेषण करता है, सबके बारे में जानकारी देता है और अलग अलग तरह की चीज़ों का उस समय संकलन कराता है। कहने का मतलब है कि यह एक सांस्कृतिक और कला पसंद व्यक्ति था जिसकी सामरिक लड़ाइयाँ और युद्ध में जो उसका कौशल था वह भी बेहतरीन था। यानी हर चीज़ को वो करीने से करता था। वो होमवर्क लिखिए एक छोटा सा बाबर के बारे में, मतलब छोटा सा क्या, ये नेट से ढूंढना आपको कि लेनपुल ने बाबर के बारे में क्या कहा था। लेनपुल, कई बार यूपीएससी और पीटीए पूछा था लेनपुल ने क्या कहा था बाबर के बारे में। ठीक है, तो बाबर को हम लोग एक मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर छोड़ते हैं 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद पूरा कहानी बताएंगे। बाबर माता की तरफ से किसके खानदान से बिलोंग करता था? चंगेज खान। और बाबर पिता की तरफ से किसके तरफ से, कौन सी पीढ़ी का था? ठीक है, बाबर की माँ का नाम क्या था? पूरा बोलो तो 3 बार देख चुके हो। खानम, कुतलुग निगार खानम, बाबर की माँ का नाम। और माँ बाप का नाम? उमर शेख मिर्जा। कितने वर्ष की उम्र में बाबर शासक बना था? पहले कहाँ का शासक बना था? बाबर ने काबुल पर कब विजय प्राप्त की? बाबर के भारत आक्रमण करने के पीछे 3 कारण बताइए। ठीक है ना। बाबर ने जब काबुल का युद्ध जीता तो क्या किया? पानीपत का युद्ध जब जीता तब चांदी का सिक्का बाद काबुल में बांटा। तो इतने ही जल्दी जब ब्लंडर हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा? काबुल के युद्ध के बाद क्या बना बताइए अमृता, आप लोग रुक जाइए। बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? 1519 में बाबर ने कहाँ पे हमला किया था? 1519 में बजौर।
भारत में जो बाबर ने आक्रमण किया था 1526 में पानीपत में, या उसका कौवा आक्रमण था भारत पर? पांचवा था। इसके पहले भारत में कितनी बार आक्रमण कर चुका था? 4 बार किया था सर। भेरा का किला बाबर ने कब जीता था? वही 1530 का आक्रमण किया था। बहुत बढ़िया। बाबर के तोपखाना का दोनों इंचार्ज का नाम बताइए। ये था बाबर बिना देखे बताइए कौन था? अब ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मीनू बताएगी कितना तारीख को खानवा का युद्ध हुआ था? 1927 में कितना तारीख? 17 मार्च को था, इसे पूछेगा नहीं। 1727 में 1527 में 17 मार्च, लेकिन वो पूछेगा नहीं, मैंने आपसे जान के पूछा, ठीक है। चलिए ये बताइए कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किस किस व्यक्ति ने दिया था? एक तो वो जो दिया, एक तो वो जो आया, एक तो साथ में था, तीनों बता दिए। शब्द का 3 शक्ति होता है, तुम केवल एक ही शक्ति समझते हो। शब्द में 3 पावर होता है। एक जो बोला जाए वही समझ में आए तो उसको अभिधा कहते हैं। जो बोला जाए और वही अर्थ हो तो उसको कहते हैं अभिधा। एक होता है जो बोला जाए और उसका अर्थ दूसरा निकले, जो कहते हैं लक्षणा। और जो बोला जाए और अर्थ उसका तीसरा निकले उसको कहते हैं व्यंजना। अब इसका उदाहरण बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मल हम कह रहे हैं कि यह बहुत तेज है, तो यह क्या हुआ? कि यह बहुत सुंदर है, तो यह क्या हुआ? यह अभिधा हुआ, डायरेक्ट बोल दिए, ठीक है। हाँ। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हम कहीं कहीं कहते हैं ना कि 2 गुटों में लड़ाई हो रही है, तो आदमी क्या कहता है कि लाठियाँ लाठियों पर बरसने लगी, लाठी पर लाठी गिरने लगा, हाँ, बंदूक पे बंदूक चलने लगा। तो बंदूक अपने आप चलेगा? मतलब कोई आदमी चलाएगा। लाठी कोई आदमी चलाएगा, इसका मतलब आदमियों के वर्ग में संघर्ष होने लगा, युद्ध होने लगा। तो यह लक्षणा है, यह सेकंड अर्थ है। शब्द का अर्थ है लाठी पे लाठी, मतलब यदि लाठी पे लाठी चला और आपको समझ आएगी केवल लाठी पे लाठी चल रहा है तो यह हो गया अभिधा, पहला ताकत। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ गया कि नहीं आदमी लड़ रहा है तो यह हो गया लक्षणा। लेकिन ऐसे मान लीजिए कहा गया कि सूरज डूब गया, तो एक कम बुद्धि का आदमी है उसको लगेगा कि सूरज डूब गया, यानी सूरज डूब गया, एक घटना हो गई सनसेट, तो यह हुआ पहला अर्थ उसका। लेकिन यदि किसी को यह लगे कि नहीं अब जो है काम बंद कर देना चाहिए, सूरज डूब गया मतलब घर लौट जाना चाहिए, सूरज डूब गया मतलब घर चलना चाहिए, सूरज डूब गया मतलब गायों को खोल देना चाहिए, यह दूसरा अर्थ है। सूरज डूब गया इसका सेकंड मीनिंग आप निकाल लिए कि अंधेरा हो गया, काम पे चलना चाहिए, काम बंद करना चाहिए। लेकिन यदि सूरज डूब गया तो लोग को लगता है कोई बड़ा आदमी मर गया, कोई बड़ा आदमी मर गया, तो यह तीसरा अर्थ है उसका, ठीक है। बात समझा गया कि सूरज डूब गया एक घटना, यदि लगा कि नहीं एक भौगोलिक घटना हो गई तो पहला अर्थ। सूरज डूब गया आपको लग रहा है कि नहीं हमें अपना काम बंद करना चाहिए, दूसरा अर्थ है। सूरज डूब गया सुन के आपको लगता है किसी का मौत हो गया बड़े आदमी का, यह तीसरा अर्थ है। तो शब्द में 3 शक्ति होती है, ठीक है ना। इसलिए अभिधा लक्षणा व्यंजना जो लोग दरोगा का दे रहे हैं उनको जानना चाहिए हिंदी के। चलिए बाबर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटी लेकिन शानदार। लेनपुल ने हुमायूं के बारे में भी कुछ कहा है। और ये हाँ वही चीज़ ये क्या बोलते हैं यूपीएससी में यह पूछा था एक बार कि जिंदगी भर लड़खड़ाता हुआ शासक अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर भी गया। यह लेनपुल ने हुमायूं के बारे में कहा। हाँ ये सुना हुआ है ना, यह भी लेनपुल का ही है। चलिए अभी तो चूँकि बाबर हम पढ़ा दिए, आप लोग का आज का कोर्स तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। चूँकि विषय में प्रवेश करना था, थोड़ा सा आप लोग को और बता देते हैं, थोड़ा इसको पढ़ के आइए। देखिए कभी भी हिस्ट्री का जो ये पार्ट है ना, इसमें 4 एंगल होता है।
कोई भी राजा पकड़िए, कोई भी शासक पकड़िए, उसमें 4 एंगल होता है। ये राजा है, यहाँ राजा को रखिए, ठीक है। अब पहला होता है राजनीतिक, ठीक है ना। इसका राजनीतिक एंगल पकड़िए। राजनीतिक में क्या होगा, कब से कब तक शासक रहा, कहाँ से कहाँ तक का शासक रहा, और किन किन क्षेत्रों को इसने जोड़ा, और इससे कौन कौन से क्षेत्र निकल गए। 4 बातों का इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें। कब से कब तक, कहाँ से कहाँ तक, क्या जोड़ा, और क्या क्या इसके हाथ से निकल गया। ये हो गया एक, इसको कहते हैं राजनीतिक। फिर जब वो शासक रहा तो जनता के लिए क्या क्या किया, तो जनता को जो किया उसमें फिर 4 वर्ग हो जाएगा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर तरीके से। कि उसने महिलाओं के लिए क्या किया, बच्चों के लिए क्या किया, बुजुर्गों के लिए क्या किया, आम जनता के लिए क्या किया, इन सब का उपलब्धि, ठीक है। तो इन उपलब्धियों में राजनीतिक उपलब्धि इसमें हम जोड़ चुके हैं कि क्या जोड़ा, लेकिन यहाँ पर यदि उसने कुछ बनवाया तो ये सब सामाजिक वाला में हो जाएगा। सांस्कृतिक में क्या होगा कि यदि उसने कोई महल बनाया, कोई झोपड़ा टाइप का बनाया, या कोई सार्वजनिक भवन बनाया, तो मस्जिद बनाया, तो ये सब उसकी सांस्कृतिक। यदि किसी पेंटर को रख लिया, कोई पेंटिंग बनाया, कोई चित्र बनाया, ठीक है ना, ये सारा चीज़ जो वो बनाया तो उसको सांस्कृतिक उपलब्धि कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि कुछ मिसलेनियस में से, मान लीजिए वो कुछ दिन शासक रहा, कुछ काम किया, कुछ वास्तु की उपलब्धि किया, और उसके बाद यदि उसने कुछ और एक्स्ट्रा किताब, कॉपी, हेन तेन, तो वो सारा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इन तरीके से देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, सबका एक क्रम देख लेते हैं मोटा मोटी, चूँकि आसान है। सल्तनत काल में हमने कितने साल का इतिहास पढ़ा? 320 साल। आज तुम्हारा सॉरी वाला दिन है, खाली सॉरी चल रहा है लगातार। 320 साल, 32 सुल्तान, ठीक है, और सुल्ताना, और दो हिजड़े। तो ये हमने इनका इतिहास पढ़ा। हाँ 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 31, हाँ। तो वो आप लोगों को लगभग क्रम याद है, ठीक है। उसी तरीके से यह कितने राजाओं का काल है? देखिए, बाबर, हुमायूं, उसका बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद अरे NCERT है पहला बहादुर शाह, फिर जहानदार शाह, फिर आ गया फर्रुखसियर, जफर बोली ना तुम, जफर बोली, जफर भी बहुत लेट आएगा, इतना नहीं कि वही तो रिकॉर्डिंग भी है, क्या बोली थी उसको पता चल जाएगा। अब इसके आगे बोलो ना, मोहम्मद शाह, फिर अभिषेक, और बताइए आगे। फिर अहमद शाह, आराम से। उसके बाद अकबर, ये दोनों आगे पीछे है, देख लीजिएगा, अकबर द्वितीय, ठीक है, एक, हाँ, और उसके नहीं, वो अकबर द्वितीय वो नहीं था, ये दोनों अलग अलग नाम लिख रहे हैं कि एक अहमद, क्या नाम था, शाह आलम थे, शाह आलम, यहाँ पर आएगा शाह आलम, इसको आलमगिरी इसको कहते थे, ठीक है। और इसके बाद बताइए, यही पेंशन याफ्ता बना था। और उसके बाद कुछ लेस फेमस लोग रहे, और इसके बाद आया लास्ट में 1-2 लोगों के बाद बहादुर शाह जफर, शाह आलम तक हुआ है, जो कि ये बाद में आएगा, इसी को आलमगीर बोलते थे। इन 3-4 का देख लीजिएगा क्या है क्रम, ठीक है ना। हुमायूं से संबंधित कुछ फैक्ट लिख लीजिए। 1532 में चुनार पर आक्रमण किया था हुमायूं ने। 1532 में कहाँ आक्रमण किया था? चुनार के दुर्ग पर। और इस समय जो शेर खान था वह इसके अंदर इसकी अधीनता स्वीकार कर लिया था।
यही देना चाहिए थे। हाँ, वहीं पर वो शुरुआत किया था अपना। ठीक है। अच्छा सर, ये शेर खान वही था जो मतलब कि शेर को शेर शाह सूरी, फरीद खान, वही कहा जाता है ये बात वो है ही नहीं। ये बहादुरी के चलते, सारांश है बहादुरी के चलते। लेकिन वो शेर नहीं मारा था, शेर दूसरा तो मारा था। अरे ये सब नहीं पूछता है, सब खाली कहानी कथा है सब। देखिए बाबर से संबंधित जैसे 4 युद्ध थे ना, तो इससे भी संबंधित 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। एक का नाम है देवरा का युद्ध 1532। लिखिए, देवरा का युद्ध 1532, हुमायूं से संबंधित 4 युद्ध। देवरा का युद्ध, इसमें 1532 में हुआ, हुमायूं जीता था। ठीक है। देवरा का युद्ध, अब लिखा रहे हो लिखिए। ये देवरा का युद्ध यही जो शुरुआत चुनार का जो हुआ था, उसमें एक तरफ अफगान लोग थे और हुमायूं इसमें विजेता रहा था। हुमायूं को इसमें जीत मिली थी। ठीक है। और हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा में युद्ध हुआ था 1539 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है हुमायूं के कालखंड का, चौसा में। 26 जून 1539 को यह युद्ध हुआ था और इसमें शेर खां जीता था। कौन जीता था? शेर खां। फिर 1 साल बाद लगभग 1540 में बिलग्राम या कन्नौज में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी शेर खां जीता था। इस युद्ध में भी शेर खान जीता था। शेर खां को अब से बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यह भी शेर खान जीता था। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 22 जून 1555, 22 जून 1555 को सरहिंद में युद्ध हुआ था। सरहिंद का जो युद्ध था 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। 1540, 17 मई 1540, इसके पहले वाला 17 मई। नहीं, उसके पहले वाला जो बिलग्राम का युद्ध है या कन्नौज का युद्ध है, और वो पूछ रही थी इसलिए बता रहे हैं। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555, इसमें हुमायूं फिर जीता था। ठीक है ना। तो ये आपका हुमायूं का 4 युद्ध है। चारों युद्ध को रिपीट कीजिए तो एक बार। ठीक है, चलिए। देखिए बाबर ने अपने चारों बेटों में राज्य का बंटवारा कर दिया था। तो कई बार ये सवाल पूछता है कि किसको क्या दिया था। लिखिए, बाबर ने मतलब आदेश दिया था, बंटवारा तो बाद में हुआ। कामरान को काबुल और कांधार, तीनों क से है। कामरान को क्या दिया था? काबुल और कांधार। कामरान को काबुल और कांधार। अस्करी को संभल, अस्करी को संभल, संभल जगह है संभलगढ़ जहाँ पे किला भी है, संभल, हाँ संभल। अस्करी को दिया था संभल का एरिया। ठीक है। और हिंदाल को दिया था अलवर, हाँ अलवर, अलवर, अलवर। ठीक है। इसके अलावा एक चचेरा भाई भी था इसका, इन लोगों का, इसका नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? चचेरे भाई का क्या नाम था? सुलेमान, सुल्तान सुलेमान मिर्जा। पूरा नाम था सुल्तान सुलेमान मिर्जा। इसको बदख्शा, जो अफगानिस्तान में था ना, बदख्शा जहाँ से लाजवर्द आता था। ठीक है, बदख्शा, इसको बदख्शा की जागीर दे दी थी। जब मेंस में आप लोग आंसर लिखिएगा तो इसमें जो मुगल का पतन या हुमायूं का सफलता के कारण यही है कि उसने जागीर को छोटा कर दिया था और बांट दिया था। तो यह असफलताओं में से एक कारण है। ठीक है ना, कि साम्राज्य बड़ा रहता है तो बड़ा उसका एक खौफ होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में पहले ही बांट दिया तो उसमें दिक्कत होगी। पूछिए, बोलिए। बदख्शा, बदख्शा अफगानिस्तान में एक जगह था बदख्शा। ब द आधा ख और तालब्य श में आकार। शेर शाह के अलावा वह कौन सा व्यक्ति था जो हुमायूं का विरोधी था? शेर शाह के अलावा वह कौन सा व्यक्ति था जो हुमायूं का विरोधी था? गुजरात का शासक बहादुर शाह। ठीक है, गुजरात का शासक बहादुर शाह।
लेनपुल ने हुमायूं के बारे में लिखा है, लिखिए, लेनपुल ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि उसकी उदारता, बहादुर शाह, लेनपुल ने हुमायूं के बारे में लिखा है कि उसकी उदारता और विवेक रहित दयालुता उसकी असफलता का कारण थी। जैसे 1532 के पहले भी हुमायूं एक आक्रमण किया था, लेकिन उसमें भी वो हारा था। वो आक्रमण किया था प्रताप रुद्र देव पर। 1531 में उसने कलिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर हमला किया था, जिसमें वो असफल रहा था। 1531 में 31 में प्रताप रुद्र देव तो उसमें असफल रहा था। हुमायूं ने 1538 में फिर एक बार चुनार का घेरा डाला था, दूसरा घेरा, इसको कहते हैं चुनार का दूसरा घेरा। पहला घेरा तो डाला ही था 32 में, फिर 38 में 38 में डाला था दूसरा घेरा, और उस समय किले पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं के बारे में एक कहानी है कि जब बंगाल अभियान से लौट रहा था तो चौसा का युद्ध हुआ, और उसमें एक भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी। तो उसको इसने क्या किया था, एक वादा किया था। क्या वादा किया था? हाँ, एक दिन के लिए राजा बनाने का, जो कि बाद में उसने उसको पूरा भी किया था। ऐसी कहानी के तौर पर जान लीजिए कि बंगाल से लौटते समय हुमायूं और शेर खान के बीच बक्सर के निकट जो युद्ध हुआ, चौसा वाला युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में ऐसा स्थिति आ गया कि मतलब इसको मार ही देता वो। तो इसको एक नाविक ने बचा लिया था। तो उस नाविक को इसने कहा था कि हम जब फिर राजा बनेंगे तो तुमको एक दिन के लिए इस उपकार के बदले राजा बनाएंगे, और बनाया था उसने। पूछा जाता है कि शेर शाह कब बना? उसने शेर शाह की उपाधि, तो शेर खान था ना, तो शेर शाह कब बना वो? यही युद्ध के बाद 1539 में चौसा का युद्ध है, उसके बाद ही वो शेर शाह बन गया। ठीक है ना। देखिए 1545 में हुमायूं ने काबुल पर और कंधार पर कब्जा किया, मतलब कि अपने ही अधीन था, लेकिन फिर से ये ले लिया 1545 में। और हिंदुस्तान पर फिर से कब्जा करने के लिए 1554 में पेशावर पहुंचा। 1554 में पेशावर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पेशावर। काबुल में 45, कंधार में 45, और 1555 में पेशावर, 54 में, इसलिए 1555 में पेशावर पहुंचा, और 1554 में पेशावर पहुंचा, और 1555 में लाहौर पे कब्जा कर लिया। 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, लिखिएगा 1555 में मुगलों एवं अफगानों के बीच युद्ध हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध को कहते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध। क्या कहते हैं? मच्छीवाड़ा का युद्ध, मुगलों और अफगानों के बीच। इसमें जो अफगान शासक थे उनका नाम था नसीब खां और तातार खां। क्या नाम था? नसीब खां और तातार खां, ये अफगानी थे। ठीक है ना। मच्छीवाड़ा 1555। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं का फिर से पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। मतलब कि पंजाब पर फिर से मुगलों का अधिकार कब हुआ? 1555 में। किस युद्ध से? तो मच्छीवाड़ा के युद्ध से, जिसके अफगानी सरदार कौन थे? नसीब खां और तातार खां। और फाइनली जो है सरहिंद में युद्ध हुआ। सरहिंद के युद्ध में अफगान का नेतृत्व किसके पास था? सिकंदर सूर। और मुगल सेना का नेतृत्व था बैरम खान। कई बार पीटी में सवाल पूछ सकता है कि जो सरहिंद का युद्ध हुआ, इसमें अफगान, सरहिंद का युद्ध हुआ, इसके बाद मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद सरहिंद का युद्ध हुआ। इसमें अफगान और मुगल, तो मुगल का नेतृत्व किसके पास था? बैरम खान। और ये अफगान का नेता कौन था? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर।
देखिए क्या है, पीटी के लिहाज से यदि केवल थोड़ा सा ध्यान दे के सुन लीजिएगा तो ऑप्शन में गलत नहीं होगा, इसलिए सुन लीजिए ध्यान से। ये मत सोचिए कि बहुत इन्फॉर्मेशन हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, यही सब इन्फॉर्मेशन सवाल रहता है। इसमें अफगान हार गए इस वाले युद्ध में, सरहिंद वाले में, और क्या हुआ, फिर से दिल्ली की तख्त पर कब्जा हो गया। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं रहा कब्जा। क्यों? क्योंकि दिन पनाह महल की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। और इस 56 में वह अलविदा कह गया यहाँ से। ठीक है, तो लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हुमायूं ज्योतिषी में बहुत विश्वास करता था, इसको बड़ा टोना टोटका, जादू और ज्योतिषी वगैरह में बहुत भरोसा था। वह 7 दिन अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था ज्योतिषीय हिसाब से। इतवार को पीला, शनिवार को काला, सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता था। तो हिंदू थोड़ा था, उसको जो बताया होगा ज्योतिषी उसके हिसाब से पहनता था। हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था, अफीम का। हुमायूं को लिखिए किसने इंसान कामिल कहा है, ये सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, ये सवाल आ भी सकता है। इंसान एक कामिल, पहला सवाल तो यह है कि इंसान एक कामिल कौन था? इंसान एक कामिल, तो यह था हुमायूं। हुमायूं को किसने कहा था इंसान कामिल? अबुल फजल ने। देखिए अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहा था? इंसान कामिल। कुछ इन्फॉर्मेशन और लिख लीजिए, फिर कल इसमें आगे बढ़ेंगे हुमायूं के आगे। अभी नहीं मन करा लिखने का? हुमायूं ख़त्म है, हुमायूं तो ऐसे ही ख़त्म था। हुमायूं में दम था, लड़खड़ाते चलेगा। बस 2-3 दिन में मुगल ख़त्म होगा, फिर मॉडर्न आएगा। ये लोग इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर देते हैं ये वाला। लिखिए कुछ थोड़ा सा जिससे सवाल बनता है वो सब चीज़ लिख लीजिए। लिखिए पादशाहनामा किताब का नाम है, पादशाहनामा। यह किसने लिखा था? नहीं पता है? चलिए तो ये बताइए। अकबरनामा, अकबरनामा, सोचते रहिए। फिर लिखिए ताबकाते अकबरी, ताबकाते अकबरी लिखा होगा। अकबर के बारे में बाबर लिख देगा, मतलब बेटा जन्मा नहीं है, पोता के बारे में लिख देगा। तारीखे शेर शाही, तारीख ए शेर शाही। ताजुल मासिर, शाहजहांनामा, जब यहाँ दिक्कत हो रहा है तो परीक्षा में कैसा दिक्कत हो रहा है? हाँ। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी। क्या अश्विन ठीक है ना? सही जा रहा है। चलो हुमायूं नामा लिखवाए हैं, ये भी यही एगो है, बार बार बोलते रहिए हुमायूं नामा। हाँ कुछ तो बताया जरूर। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, ठीक है। चलिए पादशाहनामा बताइए अभिषेक। पादशाहनामा बहुत प्रसिद्ध किताब है, कितना वनडे एग्जाम में बराबर पूछता है। हाँ अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल, हाँ इसका रिवीजन कर लीजिए, एक सवाल आता है इससे। अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाहनामा। हाँ
ठीक है, अबुल फजल का किताब हो गया। तीसरा किताब क्या है? तबकाते अकबरी। तब का मतलब क्या होता है? तब का मतलब चैप्टर्स, तब का मतलब चैप्टर। अब अकबर के ख़ानदान का चैप्टर क्या हो गया? निजामुद्दीन अहमद, इनका नाम है निजामुद्दीन अहमद। तारीख़ शेर शाही, तारीख़ शेर शाही, अब्बास खां शेरवानी। शेर इसमें भी, शेर उसमें भी। क्या नाम है? अब्बास खां शेरवानी। शेरवानी ने लिखा शेर शाही। और शाहजहां नामा, ताजुल मासिर पहले बता चुके। हसन निजामी, हसन निजामी। कहाँ ताजुल मासिर लिखवाए हैं? बोले हैं केवल, हसन निजामी। शाहजहां नामा, इनायत खान, बहुत प्रसिद्ध लेखक की कविता यह है, इनायत खान। मुगलों की राजभाषा कौन थी? यदि सवाल पूछ दे तब? फारसी। मुगलों की राजभाषा फारसी। और फारसी की लिपि कौन सी थी? यदि पूछ दे तब तो बोरिया बिस्तर बना जाएगा। हमको भरोसा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि नहीं आप लोग पढ़े होंगे। नस्तालिक, फारसी की लिपि नस्तालिक, तो लिख लीजिए। जैसे हिंदी की लिपि क्या है रितिका? रितिका आपका नाम है, ठीक है। गुलबदन बेगम, यह हुमायूं नामा इनायत कहाँ गया? हुमायूं नामा तो वही होगा ही, वो लिखने में ये हो गया। इनायत शाहजहां नामा हुआ, इनायत खां। हम शाहजहां नामा के बदले हुमायूं लिख दिया। शाहजहां नामा, हाँ, इनायत खान, ठीक है। और यहाँ पे हुमायूं नामा कर दीजिए इसको। ये तो आप लोगों को याद है, इसको क्या करेगा? गुलबदन बेगम। ये अकबर के कहने पर लिखा था इन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, इकबाल नामा है जहांगीर, लिखिए। इकबाल नामा है जहां। मोतमिद खान, बहुत ही भी फेमस है, मोतमिद खान। क्या नाम है? मोतमिद खां, मोतमिद खां। इकबाल नामा है जहांगीरी। अब सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा जब फंसाना होगा कि हुमायूं और कामरान के बीच युद्ध का जिक्र किस ग्रंथ में मिलता है? हुमायूं और कामरान के बीच लड़ाई की जानकारी देने वाला किताब कौन सा है? बहुत बढ़िया, हुमायूं नामा। बाबर और हुमायूं का इतिहास भी इसमें है, और हुमायूं और कामरान के युद्ध के लिए इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। कुछ और बता दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा। जैसे तबकाते अकबरी लिख लिया, तारीख़ शेरशाही लिख लिया, ताजुल मासिर आपने लिख लिया, कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी। क्या नाम है? कानून ए हुमायूनी, हाँ। खोंद मीर, खोंद मीर, क्या नाम है? खोंद मीर। कहीं कहीं लिखिए ख्वांद मीर, क्या? ख्वांद मीर। और कहीं कहीं लिख देगा, जो नॉर्मल किताब जो गाइड टाइप का रहेगा उसमें लिख देगा खोंदा मीर। यही ठीक है, ठीक है ना, खोंदा मीर। देखिए नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा, 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 नुस्खा ए दिलकुशा, दिलकुशा, हाँ, नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा। भीमसेन, किताब के रत्नाकार कौन है? भीमसेन, भीमसेन। आलमगीर नामा लिखवाए थे? आलमगीर नामा लिखिए, आलमगीर नामा, आलमगीर नामा। आप लोग भी लिखिए आलमगीर नामा, आलमगीर नामा। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम,
आलमगीरनामा लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। लिखिए ट्रेवल्स इन इंडिया, लिखिए ट्रेवल्स इन इंडिया। इस समय अंग्रेज आ गया भारत में, इसीलिए लिखवा दिए हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन न रहे कि एकदम मध्य युग में जी रहे हैं। ट्रेवल्स इन इंडिया, ये भी मुगल की जानकारी देता है। ट्रेवल्स इन इंडिया, किताब का नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया, TRAVELS इन इंडिया। किताब के राइटर का नाम भी ट से शुरू होता है, नाम है ट्रेवरनियर। ट्रेवल्स इन इंडिया, राइटर का नाम ट्रेवरनियर। पेशे से यही व्यक्ति जौहरी था और जो 6 बार भारत की यात्रा किया था। कितनी बार? 6 बार। कब आया था, किसके शासनकाल में? यह भी पूछता है, शाहजहां के शासन। ठीक है। फिर एक किताब लिखी है सटोरिया द मुगल, सटोरिया द मुगल या फिर मुगल इंडिया, यानी मुगल की स्टोरी। सटोरिया मतलब स्टोरी, मुगल की स्टोरी, सटोरिया द मुगल, मुगल इंडिया। ये इटली के यात्री मनोची की रचना है। किसकी रचना है? मनोची। सटोरिया द मुगल मनोची की रचना है। सटोरिया, हाँ, मनोची, हाँ। ये दारा शिकोह के समय ही आ गया था, तोपची के रूप में आया था। शाहजहां का 4 बेटा, शाहजहां का 4 बेटा, तो उस सबसे धार्मिक बेटा था ये दारा शिकोह। तो दारा शिकोह ही नेचुरल उत्तराधिकारी था शाहजहां का। तो औरंगजेब सबसे छोटा बेटा था। और जो इसका 2 बेटा था, क्या नाम था? शुजा और मुराद। तो ये क्या किया औरंगजेब कि बोला कि तो ये भी अपने बाप के पद चिन्हों पर चलते हुए क्या किया था कि सबको कोई कोई जगह का राज्यपाल बनाए हुए था, अलग अलग जगह का दिया हुआ था। तो एक को बंगाल दिया था, एक को गुजरात और एक को देवगिरी, और दारा शिकोह जो उत्तराधिकारी था उसको दिल्ली में रखे हुए था। तो औरंगजेब ने क्या किया कि देवगिरी का इसको बनाया था। तो ये अपना देवगिरी से आया और पहले गुजरात वाले को मिला दिया। देवगिरी से गुजरात नज़दीक था, तो उसको बोला कि भाई ऐसा करो कि चल के इसको मारते हैं बढ़िया से, बहुत ज़्यादा तेज बन रहा है, तुम ही शासक बन जाना, तुम ही राजा बन जाना। ये बाप तो पागल हो गया है, मतलब कैसे? मतलब इतना खजाना लुटा दिया ताजमहल बनाने में, और एक और करिया रंग का बना रहा है। सुनने में आ रहा है कि उजर से इसका मन नहीं भर रहा है, अब करिया बनाएगा। तो उजर में तो बर्बाद करिए दिया, अब करिया में और ख़त्म कर लेगा। जीते जीत कै गो मकबरा बनाएगा, इसको मारेगा तब ना ठीक रहेगा। तो इतना इज्जत करते थे सब अपने पिता की उस समय, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये क्या किया कि उसको मिलाया और जाके दोनों छोटका मिलकर बड़ा भाई को भर दम मारा, दारा शिकोह को, जो कि उपनिषद का अनुवाद करता था, जो कि धार्मिक साहित्यिक चीज़ों में रहता था। और मारने से ही मन नहीं हुआ तो इतना गरम गरम जूठो रॉड लोहा का ले आया और आँख में डाल दिया, अंधा कर दिया। फिर हाथी से सर कुचलवाया उसका, मतलब हर जगह से, मतलब उसको बर्बाद करके मार। अब तो इसको जाड़ हो गया, किसको? शाहजहां को, कि जब मेरा बेटा का तो ले बीता ये सब, अब उसको क्या करेगा। तब तक बंगाल से चल दिया शुजा। जब उधर से वो आया तो ये दोनों मिलकर उसको रास्ता में रोका और शुजा को भी फिर मार के सुझा दिया उसको भी सुझा दिया। तो हाँ, तो शुजा भी जब खत्म हो गया, शुजा भी हार गया, मारो उसको भी खत्म कर दिया। तो अब ये 2 बेटा बच गया, दोनों छोटका। ये बोला कि जब दूधू को भाई को मार दिया, तुम जिंदा हो, अच्छा लग रहा है, 2 गो भाई का तुम। और बोला कि आओ हम ही घोप देते तुमको, तो घोप दिया उसको। तो जो जिसको शुरू में लिया था, जो तीनों बोला कि हम बनेंगे, बंगाल वाला बोला कि हम बनेंगे राजा, आई नेचुरल उत्तराधिकारी था ही, जैसे सेंटर वाला नेचुरल था उत्तराधिकारी। तो जो तीनों लोग बोले कि हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, उस सबको मार के, और अकेला जो इस शुरू से कहीं बोला नहीं कि हम बनेंगे, किया, इसके मन में था कि बनना है, अब बाकी लोग बोल दिया कि हम बनेंगे, तो धके धके करके मार दिया। जब तीनों बेटा को मार के शाहजहां के पास पहुंचा तो ऐसे ही थरथराने लगा वो। तो बोला कि आप ताजमहल बनाया ना, जीते जी आपको मारेंगे नहीं। तो इसका जो जेल था कि लाल किला जो है, तो लाल किला में एक झरोखा बनाए हुए, तो लाल किला में इसको कैद कर दिया। और वहाँ से लाल किला आगरा वाला, यहाँ वाला नहीं, तो वहाँ से इसको दिखता था। बोला देखते देखते ख़त्म हो जाइएगा, ठीक रहेगा। खाना, हाँ, तो
वो भी चला गया बेचारा। फिर अपने धीरे धीरे खाना पीना उसका बंद कर दिया। देखते हैं ना कुंडली भाग्य, उसी तरीके से उसको लास्ट में सर उसको चार्ज अंदर में दफना किया है सर। वो जो कौन पापा है, महेश पापा की तरह चेन में बंद कर दिया। अपने ही पापा को बंद कर दिया, महेश पापा को नहीं। और धीरे धीरे इसके लिए कोई हिम्मत नहीं कर सका जीते जी कि फिर काला रंग का संगमरमर के बारे में नाम भी लेगा। नहीं तो काला संगमरमर के जमुना के उस पार बनाना था उसको। ठीक है, तो इस तरह का कहानी है, वो कहानी भी जानना चाहिए। हैं तो कहाँ पे थे हम लोग? मनुची। तो देखिए मनुची ने किताब लिखा सटोरिया द मुगल, ये मुगल इंडिया के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा और भी कई यात्री आए, हाँ लिखवाए हैं। इसमें हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची, राल्फ फिंच, ये सब बताए थे। ठीक है ना। एक होमवर्क लिखिए, सामूगढ़ का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? चलिए ना लिख लीजिए, सवाल लिख लीजिए। सामूगढ़ का युद्ध। खुसरो का विद्रोह क्या है? खुसरो का विद्रोह क्या है? अमरम शब्द का अर्थ बताइए। अमरम, अमरम शब्द का अर्थ बताइए। अमरम, अमरम, ये आपका होमवर्क है सब। अमरम शब्द का अर्थ। मोकाशा क्या है? मोकाशा, हाँ मोकाशा, मोकाशा। ये सब करके आइए और कल से अकबर को पढ़ेंगे।